नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो बेसिक ऑनर्स का जो सिलेबस होता है वो कवर करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स फिर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स ये 2 सेक्शन पढ़ेंगे। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन, उसके बाद प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, देन हम लोग डी ब्रॉगलीज थ्योरी, कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर्स थ्योरी, ये सब पढ़ेंगे। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस और उनके एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स समझेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत प्लैंक का क्वांटम थ्योरी समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, एकदम बेसिक क्लास से लेकर लास्ट हम लोग बीएससी ऑनर्स के भी कुछ सेमेस्टर तक क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे से समझें। तो हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स उन सब जगह पर एप्लीकेबल है जहाँ पर दो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है। मतलब वहाँ तक क्लासिकल मैकेनिक्स का लिमिट है, वहाँ तक क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग का सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के कुछ नियमों पर काम करता है, जिनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो नियम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉ हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद न्यूटन के ग्रेविटेशन का नियम, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स का लॉ पढ़े हैं, और लॉरेंज फोर्स हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और मैग्नेटिज्म में भी। तो यानी पूरा जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है वो इन 4 लॉ पर बेस्ड है। इन 4 लॉ के द्वारा हम लोग थ्योरेटिकल फिजिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब मिनिमम इतना रेंज तक। और मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आराम से, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम रेंज है 10⁻⁻⁶ मीटर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जहाँ पर डिस्टेंस जो है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में हो जाता है, और इसके अलावा अगर हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके द्वारा हम लोग कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक ना? क्या क्या कहा गया? ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का स्पेक्ट्रा अगर हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, या ऐसे फेनोमेना जहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर के रेंज पर हो, वहाँ पर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से अच्छा रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, या क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा इन सब फेनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? यानी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेलियर कर जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के जहाँ पर ये फेल हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी था, ये मैक्स प्लैंक के दिमाग में एक नई थ्योरी को जन्म दिया। तब मैक्सवेल के दिमाग में एक नया थ्योरी, क्वांटम थ्योरी आया, जिसके द्वारा उन्होंने इन सब फिनोमेनास को, जिनका बारे में हम लोग कहें, यानी ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होने वाली फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक के दिमाग में एक नई थ्योरी आई, जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक ना? यानी क्वांटम थ्योरी के जन्मदाता मैक्स प्लैंक थे, और मैक्स प्लैंक ने जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं हो पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा जिन थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नया थ्योरी दिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने का कोशिश करते हैं। आखिर में ये क्या थ्योरी था जिसकी वजह से एक नया फिजिक्स का ब्रांच कह लिया जाए, या फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो डेवलप हुआ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है?
हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भी सरफेस या ऐसा कोई भी बॉडी जो सभी तरह के रेडिएशंस को, सभी तरह के वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक ना। जितने भी तरह का रेडिएशन, जितने भी तरह के वेव लेंथ वाले रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट पर पड़े, अगर वो सबको एब्जॉर्ब कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ऐसे बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है 1 होता है, और साथ ही साथ हम लोग एक और बात समझेंगे कि इनका इमिसिविटी भी 1 होता है। कैसे इमिसिविटी 1 होता है, या कोफिशिएंट ऑफ इमिशन कैसे 1 होता है, कि जब ये एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है उसको अगर हीट करते हैं, तो जो भी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब किया रहता है उन सब रेडिएशन को वो इमिट कर देता है, ठीक ना। कोई भी रेडिएशन, कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके नहीं रखता, अगर हीट दिया जाए तो वो सभी वेवलेंथ को इमिट कर देता है, ठीक ना। ब्लैक बॉडी क्या हुआ, हम लोग समझे कि सब तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जब इसको हीट देंगे हम लोग तो ये सभी तरह के रेडिएशंस को वापस इमिट कर देता है। इस तरह से ऐसे बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी 1 होता है और कोफिशिएंट ऑफ इमिशन भी 1 होता है, यानी एब्जॉर्बिटी भी 1 होता है और इमिसिविटी भी 1 होता है, ठीक है। अब हीट करने पर ये बॉडी जो रेडिएशन इमिट करते हैं उन्हीं को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक ना। एक ब्लैक बॉडी जो भी, मतलब एक बॉडी जब रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सभी तरह के वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो ब्लैक बॉडी कहलाता है। और जब उसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, उन रेडिएशंस को वापस इमिट करता है, और इन रेडिएशंस को ही जो इमिट कर रहे हैं उनको ही हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से जानते हैं, और इनके स्पेक्ट्रा को हम लोग ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक ना। स्पेक्ट्रम हम लोग जानते हैं, जैसे प्रिज्म से या कोई भी डिस्पर्सिव मीडियम से अगर लाइट को पास कराया जाए तो लाइट को वो कंपोनेंट्स कलर्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का फेनोमेना है ए, ए, जो एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, जो रेडिएशंस उससे निकल रहे हैं, अगर उनको किसी डिस्पर्सिव मीडियम से पास कराया जाए तो जो कलर्स का पैटर्न दिखाई देगा या जो कलर्स के बैंड बनेंगे उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम को या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को, ब्लैक बॉडी कोई एक ब्लैक बॉडी लिया गया, वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, उन रेडिएशन के एनर्जी को डिफरेंट वेवलेंथ के रिस्पेक्ट पे सबसे पहले दिखाने का काम, सबसे पहले प्लॉट करने का काम ल्यूमर एंड प्रिंगहेम ने किया, ठीक ना। 1899 में सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, जहाँ पर मान लिया जाए कि कोई एक ब्लैक बॉडी लिया गया था जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखा था, उसको हीट दिया गया तो ये रेडिएशन इमिट किया। तो ये जो रेडिएशन इमिट हुए उनका एनर्जी और इनका जो वेवलेंथ था उसके रिस्पेक्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने, ल्यूमर एंड प्रिंगहेम ने, ठीक ना। तब देखा जाए कि ये ग्राफ कैसा मिला हम लोग को। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल वर्क था 1899 में। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से था, इधर की तरफ देखा गया एनर्जी और इधर की तरफ वेवलेंथ प्लॉट किया गया। तो देखा गया कि और यहाँ पर क्या हम लोग टेम्परेचर को वेरी कराया गया। अगर मान लिया जाए एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया गया, जैसे मान लिया जाए ये 4500 केल्विन लिया गया, तब उस टेम्परेचर पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ हम लोग बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम हो रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो प्रत्येक एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ग्राफ का नेचर ऐसे ही हो रहा है कि वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम होता है और उसके बाद फिर डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है। और एक और बात यहाँ से देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर जैसे मान लीजिए 350 के में तो ये एनर्जी का पीक कम था, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एनर्जी का पीक भी ज़्यादा हो गया। और एक बात हम लोग देख लेते हैं कि देखा जाए कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो देखा जाए एनर्जी जो है मैक्सिमम जो एनर्जी जो मिल रही है
उसका वेवलेंथ ज़्यादा रह रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने पर जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कम वेवलेंथ पर ही मिल जा रही है, ठीक ना। तो ये कुछ ग्राफ की बातें हुई जिनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्या क्या हम लोग देखें ग्राफ से। फर्स्ट क्या, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एनर्जी फॉर एवरी वेवलेंथ इंक्रीजेज। टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है प्रत्येक वेवलेंथ पर एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखा जाए कि ये टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी बढ़ गया, इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी बढ़ गया, ठीक ना। तो प्रत्येक वेवलेंथ पर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एनर्जी फॉर एवरी वेवलेंथ इंक्रीजेज, प्रत्येक वेवलेंथ पर टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। सेकेंड बात क्या मिली हम लोग को कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए कोई एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, जैसे मान लिया जाए ये 500 के टेम्परेचर पर ही देख रहे हैं, as wavelength increases energy increases till its value becomes maximum at a certain wavelength, then further increase in wavelength energy decreases, ठीक है। क्या देखा गया कि अगर एक डेफिनेट टेम्परेचर जैसे मान लीजिए 500 के पर, यहाँ पर अगर हम लोग वेवलेंथ इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एक जगह पर मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगर वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। At a higher temperature, the wavelength at which energy is maximum shifts towards the shorter wavelength. Higher temperature पर ये पहले ही मैं बात बोला आप लोगों को कि हायर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट हायर टेम्परेचर द वेव लेंथ एट विच एनर्जी इज मैक्सिमम, जिस वेव लेंथ पर एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है वो क्या होता है, शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब वेव लेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर 4000 केल्विन पर जो वेव लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में 5500 केल्विन पर जो वेव लेंथ है, मतलब जब एनर्जी ज़्यादा हो रहा है वो क्या है, कम है। तो यानी जैसे जैसे हम लोग का हायर टेम्परेचर की तरफ हम लोग जाते हैं वेवलेंथ क्या हो जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है एनर्जी जब मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एट एनी टेम्परेचर एंड द एक्सिस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि ये एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखा जाए कि ये वेवलेंथ के साथ ये टेम्परेचर का जो एरिया है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एरिया क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ये यदि एरिया ज़्यादा हो गया। अगर टेम्परेचर कम रह रहा है तो ये वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का जो एरिया है वो कम है। टेम्परेचर फिर थोड़ा सा और बढ़ा तो ये एरिया भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या कहा गया कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एट एनी टेम्परेचर एंड द एक्सिस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ये एरिया जो है ये इमिसिव पावर को इंडिकेट करता है, ये एरिया इमिसिव पावर को दिखलाता है, इमिसिव पावर को बतलाता है, ठीक ना। तो इस तरह से पता क्या चल रहा है कि इमिसिव पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। कोई भी एक ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ये एरिया देखिए जाए टेम्परेचर ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा है यानी इमिसिव पावर ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर कम है तो ये एरिया कम है यानी इमिसिव पावर कम है, ठीक ना। तो ये बात अच्छे से समझ करके रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। अब क्लासिकल फिजिक्स ये ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम हम लोग को मिला उसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेलियर हो गया या कहाँ तक फेल हुआ ये हम लोग समझेंगे, ठीक ना। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। तो देखा जाए 19th सेंचुरी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक ना। 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, वो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया क्लासिकल फिजिक्स के हेल्प से, ठीक ना।
अच्छा, 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। मतलब ये जो हम लोग को ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम जो मिला, इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स से बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने देने का प्रयास किया 19th सेंचुरी में, ठीक ना? तो ये देखा जाए कि तो हम लोग देखें कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जो भी क्लासिकल थ्योरी दिए गए, क्लासिकल लॉज दिए गए इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से दो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ये जो ग्राफ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो बहुत सारे थ्योरी दिए गए, लेकिन इसमें से दो बहुत प्रसिद्ध हुए। जो पहला एक था वो था वाइन्स का रेडिएशन फार्मूला। ये फार्मूला क्या था कि इन 1896 में वाइन्स ने एक इक्वेशन दिया, एक फार्मूला दिया, जो फार्मूला कुछ इस तरह से था कि अगर यानी कोई एक ब्लैक बॉडी अगर जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो एक डेफिनेट वेव लेंथ पर उसका जो एनर्जी अगर ई लैम्डा लिया जाए, और ये वेव लेंथ रेंज अगर लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक लिया जाए, तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल्स टू C1 बाई लैम्डा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर माइनस C2 बाई लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। एक इक्वेशन दिया उन्होंने जिसको हम लोग वाइन्स रेडिएशन फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर C1 और C2 जो था वो कांस्टेंट था। तो ये पहला हम लोग का एक लॉ था, उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला था। लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या था कि ये जो फार्मूला था, द फार्मूला एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फेयरली वेल फॉर लो वैल्यू ऑफ लैम्डा टी। लैम्डा टी का अगर लो वैल्यू पर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सपोर्ट करता था, लेकिन अगर हाइयर वैल्यू रहे तब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफर कर जाता था, ठीक ना? यानी लैम्डा टी के लोअर वैल्यूज़ के लिए ये एकदम जो हम लोग का ग्राफ था उसको सपोर्ट कर रहा था। वो ग्राफ का नेचर उस तरह से ही दिखा रहा था। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए लोअर अगर हम लोग लैम्डा टी के वैल्यू पर, तो इस तरह का नेचर लगभग मिलता था। लेकिन अगर लैम्डा टी का वैल्यू ज़्यादा हो जाता था तब वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से लोअर वैल्यू देने लगता था, एनर्जी का वैल्यू लो मिलने लगता था। तो यहाँ पर एरर आ गया इस रिलेशन में। दूसरा जो सबसे और एक क्लासिकल फिजिक्स का एक और लॉ फेमस हुआ वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो था रेले जीन्स का लॉ। रेलीज जीन्स का लॉ ये 1900 सेंचुरी में 1900 में एकदम लॉर्ड रेलीज ने ये डिराइव किया था, जो था कि कोई एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसका एनर्जी डेंसिटी और वो वेव लेंथ के चेंज का प्रोडक्ट इक्वल्स टू होगा 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू दी पावर 4 इंटू डी लैम्डा। के हम लोग जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लैम्डा वेव लेंथ, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये लॉ रिलीज का ये लॉ हुआ जो बहुत फेमस था ये भी, लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी थी। क्या था कि दिस लॉ एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट फॉर वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। ये एकदम उस जो वाइन्स लॉ था उसके उल्टा था। ये क्या होता था कि बहुत हाई वेवलेंथ पर ये ठीक ठाक रिजल्ट देता था, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ पर ये गड़बड़ रिजल्ट देने लगता था। वो उस तरह का ब्लैक बॉडी का रेडिएशन के ग्राफ की तरह नहीं मिलता था जैसा एक्सपेरिमेंटली मिला था। इस लॉ के हिसाब से एज लैम्डा डिक्रीजेज द एनर्जी डेंसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। देखा जाए लैम्डा जितना डिक्रीज करेगा एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, यानी एनर्जी बढ़ते चला। एनर्जी डेंसिटी मतलब वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक? तो यानी एनर्जी बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना? एंड एज लैम्डा टेंड्स टू जीरो, अगर लैम्डा जीरो हो जाए तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक ना? देखा जाए यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू दिखाने का कोशिश किया गया है कि अगर हम लोग लैम्डा डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या हो जा रहा है, या एनर्जी जो है बढ़ते चला जा रहा है, ठीक ना? और लैम्डा अगर जीरो हो जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक ना?
धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन हम लोग का जो ये नेचर है वो क्या बतला रहा है देखा जाए, ये ग्राफ में हम लोग ईज़िली देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ घटते जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये फिर एक समय मैक्सिमम तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज़ करने लग रहा है, इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया जाए और वेवलेंथ को अगर हम लोग घटा रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा है, एनर्जी धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, एक समय मैक्सिमम हो रहा है, फिर धीरे-धीरे डिक्रीज़ कर जा रहा है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का लो वैल्यू पर यानी ये हम लोग देखें कि अगर हम लोग का लैम्ब्डा का वैल्यू 0 हो जा रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, तब ये गड़बड़ रिजल्ट देना शुरू कर दे रहा है, ठीक ना? यानी लॉन्ग वेवलेंथ पर ये सही है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पर ये रिलीज़ का लॉ भी गड़बड़ हो गया, ठीक ना? तो ये 2 लॉ जो थे, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कारगर हुए। थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन किया गया, लेकिन फिर भी इन दोनों क्लासिकल रिलेशन से क्वांटम थ्योरी को ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल रहा, ठीक ना? ग्राफ को हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ग्राफ एक्चुअली क्या कह रहा है कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ पहले एनर्जी तो बढ़ेगा, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद एक डेफिनिट वैल्यू हो जाने के बाद डिक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर वेवलेंथ घटने से ये एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक ना? क्योंकि ये देखा जाए एनर्जी डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4 है। यानी वेवलेंथ अगर 0 हो जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि अगर वेवलेंथ 0 की तरफ बढ़ रहा है तो एनर्जी भी या एनर्जी डेंसिटी भी कमेगा, ठीक है? तो ये हम लोग का रिलीज लॉ में गड़बड़िया है। तब अब इन्हीं दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और मतलब इन दोनों कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए थोड़ा बहुत इन दोनों का आधार पकड़ के, और साथ ही साथ वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम का ग्राफ था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी, मैक्स प्लैंक इन 1900 पुट फॉरवर्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक ना? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी को दिया, क्वांटम थ्योरी को जन्म दिया। क्वांटम थ्योरी का सबसे बेसिक एजम्पशन उन्होंने क्या किया कि अगर कोई एक ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो होते हैं उसी तरह के वो बिहेव करते हैं। कोई एक ब्लैक बॉडी के वॉल में जो एटम्स लगे हुए हैं, ब्लैक बॉडी के सरफेस से जो एटम लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, एकदम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं, और प्रत्येक का एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, ठीक है? यानी जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट्स करते रहते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं, उसी तरह ब्लैक बॉडी के सरफेस के जो या वॉल के जो भी एटम्स हैं वो हमेशा ऑसिलेट करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिकली विथ ए डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये गई बात। अब इसके बाद उन्होंने ये जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स थे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, उस पर 2 एजम्पशंस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एजम्पशन क्या था उनका कि ये जो एटॉमिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, जो ब्लैक बॉडी के एटम जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ एनर्जी, उनका कोई भी एनर्जी नहीं हो सकता है, बट ओनली दोज वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी दैट आर गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल्स टू एन एच न्यू। कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेके वो नहीं रह सकते बस, लेकिन उनका जो टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो इतना के इक्वल होना ही चाहिए, जहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो 0 1 2 3 होता है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना? यानी जो एटम ऑसिलेट कर रहे हैं उनका एनर्जी h न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जो कोई भी एनर्जी लेके वो नहीं ऑसिलेट करेंगे, h न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल
का वैल्यू ऑफ एनर्जी लेकर ही वो ऑसिलेट करेंगे। ये जो एच न्यू है इसको बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी या इसको वन क्वांटा ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि टोटल एनर्जी जो है एक ब्लैक बॉडी के एटम के जो ऑसिलेटर्स हैं वो जिनका जो टोटल एनर्जी होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये गया कि जो ब्लैक बॉडी के वाल के जो एटम्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं उनका एनर्जी जो होता है एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एच न्यू जो है वो वन क्वांटा ऑफ एनर्जी कहलाता है। और इस बात से पता चलता है कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी के जो एटम्स जो होते हैं जो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं उनका एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। सेकंड जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि एज लॉन्ग एज द ऑसिलेटर हैज एनर्जी इक्वल टू वन ऑफ द अलाउड वैल्यूज गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल्स टू एन एच न्यू इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, कि जब तक उन ऑसिलेटर्स का एनर्जी जो है वो एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, कोई भी जो भी अलाउड वैल्यूज है एन का यानी एच न्यू का जो भी एक डेफिनेट वैल्यू है, तब अगर उनके अलाउड वैल्यू के इक्वल है तब तक ये ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही इमिट करेंगे। ठीक ना, तो ऐसे स्टेट में ये ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो स्टेशनरी स्टेट में या क्वांटम स्टेट ऑफ एनर्जी में कहलाते हैं। ठीक ना, स्टेशनरी स्टेट में रहेंगे या फिर क्वांटम स्टेट ऑफ एनर्जी में कहलाते हैं। लेकिन जब ये ऑसिलेटर्स जो हैं वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं तब ये एनर्जी इमिट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक ना, यानी जब हायर से लोअर में जाएंगे, हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तब ये एनर्जी इमिट करेंगे, और जब लोअर से हायर में जाएंगे तब ये क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक ना, तो अगर मान लिया जाए कि एक ऑसिलेटर जो है वो कोई एक हायर एनर्जी स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n2 से लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n1 में आता है, तो ये कितना एनर्जी इमिट करेगा, जो होगा E2 माइनस E1। E2 हो गया हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी वैल्यू, माइनस E1 हो गया लोअर एनर्जी स्टेट का वैल्यू, तो ये दोनों के जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस इनटू एच न्यू के बराबर होगा। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हम लोग के क्वांटम थ्योरी के पकड़े गए बाय मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक के द्वारा ये दो बेसिक कंसेप्ट पकड़े गए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बस यहाँ तक ही देखते हैं, जहाँ पर हम लोग का बेसिक आइडिया हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेलियर हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ मिला वो कैसा था, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल थ्योरी दिए गए वो क्या थे, और उनको करेक्शन करने के लिए मैक्सवेल ने जो नया थ्योरी दिया उसका बेसिक पोस्टुलेट्स क्या था, उसका आधार क्या था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैक्स प्लैंक ने, सॉरी बार बार मुंह से मैक्सवेल निकल जा रहा है, ठीक ना, मैक्स प्लैंक ने कैसे अपने थ्योरी के द्वारा वो जो ग्राफ थे, मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन किया, कैसे वो ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो मिला था उसको कैसे प्लैंक ने अपनी थ्योरी के द्वारा उसको सही साबित किया। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी है उसके थ्रू हम लोग वो रेलीज का जो लॉ था वो भी निकाल पाएंगे, हम लोग वाइन्स लॉ था वो भी निकाल पाएंगे। इसके अलावा भी एक दो और जो थ्योरी है हम लोग का, स्टीफन बोल्ट्जमैन थ्योरी, ये सब भी हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मैक्स प्लैंक का थ्योरी जो उसका न्यूमेरिकल फॉर्म है वो क्या है, उसके थ्रू ये डिफरेंस थ्योरी का हम लोग डिडक्शन सीखेंगे, और देन हम लोग आगे फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, डी ब्रोगलीस थ्योरी, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज के क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बातें यही रहेंगी कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ तक अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ उसका लिमिटेशंस क्या है, और कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ी,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, और इसका स्पेक्ट्रा पहली बार किन लोगों ने प्लॉट किया, कैसे प्लॉट किया, और ये जो ग्राफ जो था एनर्जी और वेवलेंथ का, उसका इम्पोर्टेंट बात क्या था, उन ग्राफ से क्या क्या जानकारी मिली, और फिर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया, उनमें से कौन से इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, और उनमें कहाँ गड़बड़ी रह गई, कहाँ उनका लिमिटेशंस रहा, और लास्टली प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया इस ग्राफ को, तो एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दिया, जो बेसिक पोस्टुलेट्स पकड़े, उनको हम लोग आज के क्लास में समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लैंक का थ्योरी डेराइव करेंगे, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म डेराइव करेंगे, और उसके बाद उसके थ्रू हम लोग ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और नेक्स्ट हम लोग आगे क्वांटम थ्योरी के और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थैंक यू।